दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए क्षितिज भाग 2 पुस्तक का संपूर्ण गद्य खंड का VVI MCQ। ठीक है, तो जितने भी गद्य खंड हैं लगभग इसमें चैप्टर 10 से लेकर के चैप्टर 17 तक गद्य खंड है। ठीक है, मतलब कहानी वाला। तो ये सवाल जो आएगा मैं बता रहा हूँ, ये आपका पेपर 1 में आएगा। ठीक है, अगर आप पेपर 1 में हिंदी लैंग्वेज का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपका ये सवाल आएगा। ठीक है, और पद्य खंड का भी मैंने वीडियो बना दिया है और उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 17 तक सभी इम्पोर्टेंट MCQ को देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 10 है जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा चैप्टर से यहाँ पे पहला प्रश्न है कि नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो नेताजी की मूर्ति जो है संगमरमर की बनी हुई थी। ठीक है, संगमरमर की। अगला है पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देख कर चौंके। तो मूर्ति पर चश्मा देखकर चौंके थे। ठीक है, चश्मा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चैप्टर पढ़ा दूं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चैप्टर आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से। अगला है कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार किसके बारे में सोचते रहे। तो जाने के बाद भी हवलदार जो है मूर्ति के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, मूर्ति के बारे में। चलिए अगला है नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी। तो इसका सही उत्तर होगा चश्मे वाले को। ठीक है, चश्मे वाले को बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए चश्मा वाला मूर्ति जो है मूर्ति में मतलब चश्मा पहना देता था। ठीक है, मूर्ति को, नेताजी के मूर्ति को। अगला है लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे। तो उसको कैप्टन के नाम से बुलाते थे। ठीक है, कैप्टन। अगला है एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। तो हवलदार को मूर्ति में ये दिखाई दिया कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ठीक है, मूर्ति पर एक बार चश्मा ही नहीं था। चलिए अगला है हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। तो उस चश्मे वाले का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, चश्मे वाले का। चलिए अगला सवाल है चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था। तो पान वाला उसे पागल समझता था। ठीक है, पागल। अगला है नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। तो नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट थी। ठीक है, 2 फुट। चलिए अगला है किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो इसका सही उत्तर होगा कि मूर्ति के चेहरे को देखकर। ठीक है, मूर्ति के चेहरे को देखकर। हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए। तो हवलदार साहब की दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर दुखी हो गए। ठीक है, दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। अगला सवाल है चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। तो ये उपेक्षा की भावना थी। ठीक है, उपेक्षा कर रहा था चश्मे वाले के प्रति पान वाला। ठीक है, चलिए अगला है हवलदार का स्वभाव कैसा था। तो हवलदार का स्वभाव था देशभक्त। ठीक है, हवलदार एक देशभक्त जो है था। ठीक है, देशभक्त था। अगला है और नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। तो इसका सही उत्तर है कि किसी बच्चे ने लगाया होगा। ठीक है, किसी बच्चे ने। तो ये था इस चैप्टर का अंतिम सवाल। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो इसी का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ देखने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे। तो सुबह सुबह बाल गोविंद भगत भजन गाया करते थे। ठीक है, सही उत्तर होगा भजन।
चलिए अगला सवाल है, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह सुस्त और भोदा था। ठीक है, सुस्त और भोदा था। चलिए अगला सवाल है, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? तो भगत जी गा रहे थे। ठीक है, सही उत्तर होगा गा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भादों की रात कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधेरी होती है। ठीक है, अंधेरी। अगला है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? जो लेखक हैं कहानी के, वो बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुर संगीत गायन पर। ठीक है, मधुर संगीत गायन पर। अगला सवाल है, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा खंजड़ी। ठीक है, खंजड़ी बजाते थे। अगला है, भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहू ने। ठीक है, बहू ने किया था। अगला है, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वे खेती करते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत खेती करते थे। अगला है, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? तो ये जो है बहू की सुखद भविष्य के लिए। ठीक है, सही उत्तर होगा उसके सुखद भविष्य के लिए। जब कहानी पढ़िएगा तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो इसका सही उत्तर होगा ससुर की चिंता के कारण। ठीक है, ससुर की चिंता के कारण। अगला सवाल है, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा कबीर के। ठीक है, कबीर के पद गाया करते थे। अगला है, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? तो सब लोग झूम उठते थे। ठीक है, झूम उठते थे सब लोग। चलिए अगला सवाल है, भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का बेटा जो सुस्त और भोदा था। ठीक है, सुस्त और भोदा। चलिए अगला है इस चैप्टर का अंतिम सवाल, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभु मिलन का। ठीक है, कैसा भाव? तो प्रभु मिलन का भाव व्यक्त होता था। तो ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट सवाल। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 12 का नाम है लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कैसा भाव दिखा? तो नवाब साहब के आंखों में असंतोष का भाव दिखा था। ठीक है, असंतोष का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब ने हीरो की फांक का क्या किया? तो उन्होंने खीरों की फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। ठीक है, ये चैप्टर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, नवाब साहब वाला। ठीक है, लखनवी अंदाज। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आपका जो है इस चैप्टर से जो है पैराग्राफ दे देगा लगभग 5-6 लाइन का, और उसी से आपका सवाल दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल आप समझ गए कि नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया? तो खिड़की से बाहर फेंक दिया था। चलिए अगला है, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लेखक देख रहा था। ठीक है, लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? तो लेखक देख रहा था। ठीक है, अगला है, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अमीरी दिखाने के लिए। ठीक है, अमीरी दिखाने के लिए नवाब साहब ने खीरों को खिड़कियों से फेंक दिया था। अगला है, लेखक ने ट्रेन में 2nd क्लास का टिकट क्यों लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा कि नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। चलिए अगला है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण
क्या बताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इच्छा नहीं है। ठीक है, लेखक ने कहा था कि मुझे खीरे खाने की इच्छा भी नहीं है। ठीक है, नवाब साहब खीरा खाने के लिए दे रहे थे। चलिए अगला है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? तो खीरा खाने का निमंत्रण दिया। ठीक है, खीरा। चलिए अगला सवाल है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो नवाब साहब ने खीरा खरीदा था। ठीक है, मेन इसमें दो ही जो है हैं, एक है नवाब साहब, एक है उनका खीरा। ठीक है, तो मेन यही पर क्वेश्चन बन जाता है। अगला है, नवाब साहब को क्या गवारा न था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मझले दर्जे में यात्रा करते दिखना। ठीक है, मतलब सेकंड क्लास में यात्रा करते दिखना ये नवाब साहब को पसंद नहीं था। अगला है, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी है? सॉरी, ठाली नहीं, खाली। ठीक है, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा कि यात्री की। ठीक है, यात्री की। चलिए अगला है, वार्तालाप की। ठीक है, यहाँ पे यात्री की नहीं, यात्री की नहीं होगा, यहाँ पे लेखक की होगा। ठीक है, लेखक सोच रहे थे ना, तो लेखक की होगा। चलिए अगला है, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? तो वार्तालाप की शुरुआत की थी नवाब साहब ने। ठीक है, नवाब साहब। अगला है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? तो लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा नवाब साहब की तरफ। ठीक है, नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। अगला है, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि खीरा बेचने वाले। ठीक है, खीरा बेचने वाले खीरे के उपयोग के मतलब खीरे के इस्तेमाल के तरीके के बारे में जानते हैं। चलिए अगला है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? तो उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया था। ठीक है, सूंघने के बाद उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगला है, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? तो इसका सही उत्तर होगा भाव परिवर्तन करना। ठीक है, भाव परिवर्तन करना नवाब साहब जो है का मतलब लेखक को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो ये थे चैप्टर 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। चलिए अब हम लोग चैप्टर 13 शुरू करते हैं, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इसी चैप्टर का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ देखने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है? तो इसका सही उत्तर है निर्मल जल में। ठीक है, निर्मल। चलिए अगला सवाल है, किनसे बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फादर से। ठीक है, फादर से बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था। चलिए अगला सवाल है, फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा कि माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। ठीक है, माँ की चिट्ठियाँ। अगला है, फादर के पिता क्या थे? तो फादर के पिता व्यवसायी थे। ठीक है, बिजनेसमैन। चलिए अगला है, किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहन की। ठीक है, बहन की। चलिए अगला है, फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्माचार की। ठीक है, धर्माचार की पढ़ाई की थी। फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदास शांत। ठीक है, उदास शांत सॉन्ग सुनने जैसा अनुभव लगता है फादर को याद करके। ठीक है,
चलिए अगला है, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे? तो साइकिल चलाते हुए दिखते थे। ठीक है, साइकिल चलाते हुए। चलिए अगला है, राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? तो हिंदी को देखना चाहते थे। ठीक है, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। अगला है, फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? तो राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। ठीक है, वही सवाल को घुमा करके पूछ दिया है। अगला है, किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? तो सांत्वनापूर्ण होता था। ठीक है, सांत्वना देने जैसा। चलिए अगला है, पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली? तो इसका सही उत्तर होगा फादर बुल्के की। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, फादर की मृत्यु कहाँ हुई? तो फादर की मृत्यु हुई थी दिल्ली में। ठीक है, अगला सवाल है, लेखक फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करुणा का, मानवीयता का, वात्सल्य का, यानी कि उपर्युक्त सभी सही होगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी। तो ये थे चैप्टर 14 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। चलिए चैप्टर 14 शुरू करते हैं और चैप्टर 14 का नाम है एक कहानी यह भी। इसी का हम लोग 14 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? तो लेखिका के पिता का स्वभाव था शक्की। ठीक है, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? तो इसका सही जवाब होगा अपनों के विश्वासघात के कारण। ठीक है, अपनों के विश्वासघात के कारण लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के हो गए थे। अगला है, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीला अग्रवाल की। ठीक है, शीला अग्रवाल की बातों ने लेखिका के रंगों में बहते खून को, ठीक है, रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। चलिए अगला सवाल है, अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 7 साल। ठीक है, 7 साल थी। सही ऑप्शन होगा 7। ये देखिए डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेखिका की शादी कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था? तो इसका सही उत्तर होगा सहनशील। ठीक है, लेखिका की माँ कैसी थी? तो सहनशील थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेखिका के पिता ने उसके व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए। ठीक है, जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए, ठीक है, तब उसने अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दिया था। चलिए अगला है, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा समाज सुधार कार्यों से। ठीक है, समाज सुधार से जुड़े हुए थे। चलिए अगला सवाल है, सन 46 से 47 के दिनों में, ठीक है, मतलब 1946 से 1947 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? तो उस समय देश का माहौल था, देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। ठीक है, देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। चलिए अगला है, लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? तो इसका सही उत्तर होगा गर्व। ठीक है, गर्व अनुभव किया। चलिए अगला है, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता सेनानी।
ठीक है। इस लेख में लेखिका का व्यक्तित्व स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभर कर आया है। अगला है, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखिका से। ठीक है, लेखिका से परेशान थी। चलिए अगला है, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा पिता का। ठीक है, पिता का योगदान रहा है। चलिए अगला सवाल है और अंतिम सवाल है इस चैप्टर का, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका को पिता को बुलाया? ठीक है, तो लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंदोलनकारी स्वभाव के कारण। ठीक है, लेखिका आंदोलनकारी स्वभाव की थी। ठीक है, आंदोलनकारी व्यवहार की थी, तो उसी से तंग आकर के प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया था। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के टोटल 14 इम्पोर्टेंट MCQ। चलिए अब चैप्टर 15 शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन। और इस चैप्टर का पहला इम्पोर्टेंट सवाल है कि लेखक स्त्री शिक्षा का क्या है? ठीक है, मतलब कि विरोधी है कि पक्षधर है कि कट्टर समर्थक है कि विचारक है? तो इसका सही उत्तर होगा पक्षधर है। ठीक है, यानी लेखक जो है स्त्री शिक्षा का पक्षधर है। चलिए अगला है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किन लोगों पर व्यंग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो पुरुष स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते वे क्या हैं? तो वे अन्यायी हैं। ठीक है, सही ऑप्शन होगा अन्यायी। अगला है, लेखक स्त्रियों को ककहरा पढ़ाना, ठीक है, क्या समझते हैं? मतलब कि पाप समझते हैं कि पाप समझने वालों के विरोधी हैं कि पाप नहीं समझते हैं कि पाप समझने वालों के समर्थक हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पाप समझने वालों के विरोधी हैं। ठीक है, मतलब कि लेखक स्त्रियों को ककहरा पढ़ाना जो पाप समझते हैं, ठीक है, जो लोग पाप समझते हैं उसके विरोधी हैं। ठीक है, चलिए अगला है, स्त्रियों ने किसकी रचना भी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद मंत्रों की। ठीक है, वेद मंत्रों की। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध क्या है? स्वाभाविक है कि पाप है कि गलत है कि अस्वाभाविक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वाभाविक है। चलिए कहानी पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, अगला है, बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना क्या क्या है? मतलब ठीक है कि पाप है कि गलत है कि यथार्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा गलत है। ठीक है, अगला है, सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की? तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है सच बोलकर, आग में कूदकर, घर से निकलकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आग से कूदकर। ठीक है, आग से नहीं, आग में कूदकर। ठीक है, आग में कूदकर सीता ने अपनी पवित्रता की परीक्षा दी थी। अगला है, राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? तो राम ने सीता का परित्याग क्यों किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लोगों के कहने में आकर। ठीक है, लोगों के कहने में आकर। चलिए अगला है, पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पाप का। ठीक है, पाप का संबंध नहीं है पढ़ने लिखने से। अगला है, लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है? मतलब कि संतोषजनक है कि संशोधन योग्य है कि अच्छी है या बुरी है? तो इसका सही उत्तर होगा संशोधन योग्य है। ठीक है, अभी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो भी संशोधन योग्य है। ठीक है, उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। अगला है, लेखक
नारी और नर के बीच कैसा संबंध मानता है? तो इसका सही उत्तर होगा मानव मानवी का। ठीक है। अगला है, लेखक ने सुशिक्षित लोगों के किस व्यवहार पर चिंता प्रकट की है? तो इसका सही उत्तर होगा भ्रष्ट और हिंसक व्यवहार पर। ठीक है, लेखक ने लोगों के भ्रष्ट और हिंसक व्यवहार पर चिंता प्रकट की है। ठीक है, कैसे लोगों के? जो सुशिक्षित लोग हैं, ठीक है, उनके भ्रष्ट और हिंसक व्यवहार पर, कि ये पढ़ लिख करके भी भ्रष्ट और हिंसक बन रहे हैं। और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, पुराने समय में स्त्रियां बोलचाल के लिए किस भाषा का प्रयोग करती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो पुराने समय में स्त्रियां बोलचाल के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। ठीक है, सही उत्तर होगा प्राकृत। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट सवाल। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 16, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। चलिए, इस चैप्टर का पहला सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा बालाजी के मंदिर जाते थे। ठीक है, बालाजी के मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसलून और बतलून के गाने पर किसे खुशी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीरुद्दीन को। ठीक है, जब रसलून और बतलून जब गाते थे तो अमीरुद्दीन को खुशी मिलती थी। ठीक है, चलिए चैप्टर जब पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा सब चीज़। ठीक है, अगला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा डुमराव। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान डुमराव में है। चलिए अगला है, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा काशी में। ठीक है, सवाल इसी तरह का पूछेगा, आपका जो है 4-5 लाइन का गद्यांश दे देगा वहाँ पे। ठीक है, पैराग्राफ दे देगा इसी चैप्टर से, और इसी से आपका सवाल जो है इसी तरह का सवाल पूछेगा कि उसका ननिहाल कहाँ था, ठीक है, घर कहाँ था, जन्म कब हुआ था, यही सब पूछता है, क्योंकि चैप्टर में सब यही सब आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो सवाल भी इसी तरह का आएगा। चलिए अगला है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? तो इसका सही उत्तर होगा जन्नत मानते थे। ठीक है, चलिए अगला है, मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 दिन का। ठीक है, 10 दिन का शोक मनाते हैं। चलिए, मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहनाई बजाते थे। चलिए अगला है, काशी किसकी पाठशाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति की। ठीक है, काशी संस्कृति की पाठशाला है। चलिए अगला है, काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हनुमान जयंती के अवसर पर। ठीक है, हनुमान जयंती के अवसर पर। चलिए, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो इसका सही उत्तर होगा आनंद कानन के नाम से। ठीक है, काशी मतलब किसी व्यक्ति का नाम मत समझिएगा, काशी जगह का नाम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? तो इसका सही उत्तर होगा संगीत आयोजन। ठीक है, संगीत आयोजन काशी में एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर का वीडियो भी जल्द ही आएगा। चलिए अगला है, अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा शहनाई का। ठीक है, लोकगीत एवं चैती में शहनाई का ज़्यादा जो है उल्लेख मिलता है। चलिए अगला है, अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा
अली बख्श खां। ठीक है, अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? अली बख्श खां। चलिए, बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चे सुर का वरदान। ठीक है, क्या मानते हैं? तो सच्चे सुर का वरदान मानते हैं। तो ये थे टोटल इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताता हूँ। ठीक है, फालतू सवाल मैं नहीं बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं 17वां चैप्टर, जिसका नाम है संस्कृति। संस्कृति चैप्टर का पहला सवाल है, मोती भरा थाल किसे कहा गया है? तो मोती भरा थाल आकाश में खिले तारों को कहा गया है। ठीक है, आकाश में खिले तारों को, मतलब कि आकाश एक थाल की तरह है और उसमें तारे जो है वो मोती की तरह भरे हुए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है, संस्कृति का जनक कौन है? तो संस्कृति का जनक है ज्ञान पैदा करने वाला। ठीक है, सही उत्तर होगा ज्ञान पैदा करने वाला। चलिए अगला है, मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आग का। ठीक है, पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया है? आग का। आग का आविष्कार करने से उन्हें अच्छी भोजन जो है पका करके भोजन खाते हैं। ठीक है, ताकि पेट की भूख शांत हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सुई और धागे का। ठीक है, सुई और धागे का आविष्कार किया गया है सजने के लिए और मौसम से बचने के लिए, क्योंकि सुई धागे से वस्त्र को सीते हैं और सी करके जो है अपने अनुसार कपड़े बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी नई चीज़ की खोज कौन करता है? तो किसी नई चीज़ की खोज एक संस्कृत व्यक्ति करता है। ठीक है, संस्कृत व्यक्ति। संस्कृत व्यक्ति का मतलब है कि जो इतिहास के बारे में जानता हो। ठीक है, अच्छे तरीके से जानता हो। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा मानवता के सुख के लिए। ठीक है, सही उत्तर होगा मानवता के सुख के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? तो इसका सही उत्तर होगा मजदूरों को। ठीक है, मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखा था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। चलिए अगला सवाल है, संस्कृति का संबंध किससे होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कल्याण भावना से। ठीक है, सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, कल्याण भावना से। चलिए अगला सवाल है, मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सभ्यता कहलाते हैं। ठीक है, सभ्यता। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवश्यकता के अनुसार। जब मनुष्यों को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो नए नए रिसर्च करके, ठीक है, नया दिमाग लगा करके जो है एक नई चीज़ का आविष्कार कर देते हैं। ठीक है, जो कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मविनाश के साधन का आशय है। तो आत्मविनाश के साधन का क्या आशय है? तो इसका आशय है हथियार। ठीक है, हथियार का मतलब है आत्मविनाश। मतलब अगर आपके पास हथियार है या मान लीजिए किसी के पास हथियार है, ठीक है, तो वो उसको मारेगा और जो है वो बदला लेने के लिए इसको मार देगा। ठीक है, तो ये एक तरह से आत्मविनाश का साधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव की वह योग्यता जो उससे आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार कराती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असंस्कृति।
ठीक है, यानी कि असंस्कृति आत्मविश्वास के साधन आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। ठीक है, चलिए, मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहज संस्कृति के कारण। ठीक है, सहज संस्कृति के कारण। ठीक है, यहाँ पे मनुष्यों से जो मिलने वाला ज्ञान है उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? तो सहज संस्कृति के कारण। ठीक है, चलिए अगला है, मनीषी किसे कहा गया है? तो मनीषी कहा गया है चिंतनशील को, यानी जो व्यक्ति चिंतनशील है, मतलब कि चिंता करता रहता है या सोचता रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नए नए चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, अपनी संस्कृति के बारे में सोचता रहता है, तो उसी को मनीषी कहा गया है। ठीक है, तो ये थे इस 17 चैप्टर के, ठीक है, 17वां चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो तो खैर 17 चैप्टर तक ही इसी का क्षितिज भाग 2 पुस्तक का 17 चैप्टर ही है, और इसके बाद कृतिका भाग 2 पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।